जय टेकरी सरकार, जय सियाराम। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है हमने जो सीरीज़ चालू की है उसमें हमने इंट्रोडक्शन का परिचय चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखा, 1.1, 1.2 और आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर आप चाहते हैं कि लगातार हमारी इसी तरह से सीरीज़ कंप्लीट होती रहे तो बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, जिस तरह आप मेरी एक बात को याद रखिए, आप चाहते हैं क्या कि अगर हम ऑफलाइन क्लास जाएं तो पूरा समय देंगे तब जाके हमें आ पाएगा, और अगर उसी चीज़ को आप अगर ऑनलाइन के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आपके मन में एक धारणा रहती है कि नहीं, यहाँ पर हमें 20 मिनट में ही पूरी एक्सरसाइज मिलना चाहिए। देखिए, जो 20 मिनट का काम 20 मिनट में ही हो पाएगा, लेकिन जो एक्सरसाइज 1 घंटा लेने वाली है वो 20 मिनट में कैसे संभव है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रहना होगा और लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज हम आज की ही क्लास में फिनिश करने वाले हैं। बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, देखिए आप, ये क्या हुआ यार, देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है और बिना देखे ही आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको इसमें समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हमने डेसिमल एक्सपेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ रखा है। वहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन को बहुत ही अच्छी तरह से हमने समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वहाँ जाइए। देखिए, मैं आपका क्विक रिवीजन करवाऊँ तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने ये देखा था, जैसे ये 0.1639 लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 0.161616 और ये इनफाइनाइट तक है, और एक लिखा हुआ है 0.190236। इस तरह के कोई नंबर लिखे हुए हैं। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है, ये जो छोटा पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। ये पॉइंट हमारा क्या है? डेसिमल है, और ये पॉइंट हमारा क्या है? डेसिमल है। वहाँ पर हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो पॉइंट के बाद किस तरह से नंबर अरेंज हैं उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे ये पॉइंट के बाद रुक गया है, रुकने से मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डैश नहीं लगा हुआ है, तो इसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा था। क्या कहा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या खास बात है, ये पॉइंट के बाद रुका नहीं है, देखिए डैश लग रहा है, मतलब कि ये इनफाइनाइट तक 161616 आने वाला है, तो इसे हमने टर्मिनेटिंग कहा था। इसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग कहा था, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं। और हमने तीसरा डेसिमल, इसे हमने क्या कहा था? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग को हम रिकरिंग करना भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? 190236, ये रुक भी नहीं रहा है। देखिए, जिस तरह से ऊपर वाला नहीं रुक रहा था तो ये भी नहीं रुक रहा है, तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उससे अलग इसमें क्या है कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे थे, जबकि यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसे हमने क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहा था। इस बात को हमने पहले ही बहुत डिटेल में समझ रखा है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। देखिए, हमसे पूछा है कि इनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, तो हमें इन्हें बस क्या करना है? सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए, 36/100 लिखा होगा तो हम सभी जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर की प्लेस पर होता है वो हमारा आता है बाहर, और 36 से कहाँ आएगा? हमारा अंदर। बस केवल हमें डिवाइड करना है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हमें केवल क्या करना है? डिवाइड करना है। आप सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे तब जाके आपको 0 की परमिशन मिलेगी। मैं आपको क्या यहाँ पर डिवाइड सिखाने आया हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको तो बस बताना है कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो किस डेसिमल एक्सपेंशन, वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन से बिलोंग करता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कौन सा है। तो अब हमें 100 का टेबल पढ़ना है। 100 3 300, इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा? 60 हम जानते हैं, एक और 0 लगाएंगे, और ये 6 टाइम में 600। मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे सभी राजकुमारियों को, सभी मेरे छोटे भाई बहनों को डिवाइड करना तो आता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.36। आंसर क्या होगा? 0.36। देखिए, हमने देखा हुआ है आंसर क्या आगे डैश आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका मतलब इसे हम और अधिक सॉल्व भी करना चाहते तो भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? पॉइंट के बाद ये रुक गया है, तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। कौन सा है? टर्मिनेटिंग। अब इसे करना चालू तो आपने अभी तक कर दिया होगा, इसे करना चालू तो आपने कर दिया होगा, करना ही चाहिए। मैं इसे बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड आप सभी को आता ही है, और जो भी आंसर आएगा उसे हम डिसाइड कर ही पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें 11 कहाँ आएगा? बाहर। कई सारे मेरे छोटे भाई और बहनें क्या कर देते हैं? 1 को इधर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 को इधर लिख सकते हैं, लेकिन 1 को लिखना इधर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर, उनको क्या लगता है कि छोटा नंबर बाहर आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
छोटा नंबर बाहर आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर की प्लेस पर होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, डिनोमिनेटर की प्लेस पर होगा वो हमारा कहाँ आएगा, बाहर। अब मैंने लिखा 1, बस आपने डेसिमल लगाया, अब ये हो गया 10। हम जानते हैं अभी भी इससे छोटा है तो हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, और अब ये कितना हो जाएगा 100। अब कितना हो जाएगा 100। हम जानते हैं 11 9 कितना होता है 99, कितना बचा 1। एक जीरो की परमिशन हमें पॉइंट देता है। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है डिवाइड के ये छोटे छोटे रूल तो आप सभी को आते ही हैं। अब हमें एक और जीरो लगाएंगे तो फिर इससे परमिशन मिलेगी एक और जीरो की, और फिर कितना होगा 11 9 या 99। आपने कुछ नोटिस किया, आपने कुछ नोटिस किया कि ये 09 आ रहा है, 09 आ रहा है, और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता जा रहा है, 1 बचता जा रहा है। मुझे बताइए अभी भी मैं एक और जीरो लगा सकता हूँ, फिर एक और जीरो लगाऊंगा, और ये 09 09 09 इनफाइनाइट टाइम तक आता जाएगा। मतलब इस रिमाइंडर 1 को मैं कभी ख़त्म ही नहीं कर सकता। जिस तरह से यहाँ पर 36, यहाँ पर 0.36 के बाद सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 बचता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन रिपीट तो कर रहा है, लेकिन रिपीट तो कर रहा है, बोलो हाँ या ना, रिपीट तो कर रहा है। इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप रिपीटिंग को रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीट को क्या लिख सकते हैं, रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे बढ़ें, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फोर साइडेड 1/8। इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। देखिए इसे तो हम जानते हैं कि नॉर्मल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो 8 4 जार 32, जिनको पहले से आता ही होगा ज़्यादातर मेरे भाइयों बहनों को, लेकिन जिनको नहीं आता वो समझिए इसका इंटू इसमें करते हैं। तो 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना आएगा 32, 8 4 जार 32, 32 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, और नीचे का 8 तो 8 ही रहने वाला है, ये सभी आप जानते हैं। अच्छा इतना हो गया है, इतना हो गया। इसके बाद तो हम सभी को आता ही है, इस बार 8 कहाँ जाएगा बाहर, 33 कहाँ रहेगा यहाँ। अब मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि समझा नहीं रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ। आप वीडियो को पोस्ट करके आप खुद ट्राई कीजिए और फिर मैच करिए कि आप सही हैं या नहीं, क्योंकि मैथ्स सीखना हो या हमें तैरना सीखना हो, तो मैथ्स सीखना होगा तो आपको कॉपी पेन चलाना पड़ेगा और वहाँ पर हाथ पैर चलाना पड़ेगा। देखिए 8 4 जार कितना होता है 32, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया आपने, ये 10 हो गया, और 8 1 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, 8 2 जार 16, और कितना बचा 4, और फिर 0 लगाओगे, 8 5 जा 40, और कितना बचा कुछ नहीं। अच्छा ये तो रुक गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर आया क्या आपका, इसका आंसर आया क्या। वैसे ये मुझे आपको देने का मन कर रहा था, लेकिन आप सभी कहेंगे कि बड़ा नंबर आया तो सर ने हमें छोड़ दिया, बड़ा नंबर आया तो सर ने हमें छोड़ दिया, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। देखिए अब हमें देखिए 400 का टेबल पढ़ना हो, 400 का टेबल मुश्किल है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें तो बस 4 का टेबल लिखना और 2 जीरो लगाते जाना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और इस तरह से 2 जीरो लगाते जाना, बोलो हाँ या ना। इसी तरह से ये पूरा टेबल आ जाएगा हमें। अब मुझे बताइए अब हम यहाँ का क्या करेंगे, तो 400 से 329, 400 से 329 तो छोटा ही नंबर है, तो इसका मतलब हमें पहले डेसिमल लगाना होगा। अब हमें जीरो की परमिशन मिलेगी। हम जानते हैं 4 8 जा कितना होता है 32, हमें 400 का टेबल नहीं पढ़ना है, 4 8 जा 32। अब हमें पीछे से 2 जीरो लगा देना है, इसे माइनस करेंगे, आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा। अब एक और जीरो आप लगा पाएंगे, फिर 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 2 जीरो तो हम लगाने ही वाले हैं, बोलो हाँ या ना। कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100। अब हम एक और जीरो लगाएंगे तो ये हमारा 4 2 जा 800, अगेन कितना आ जाएगा 800। अब कितना बचा है 200। अब एक और जीरो लगाएंगे और 4 5 जा 20, और 2000 में 2000 जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी तो रिमाइंडर क्या आ गया है, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा होने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला। यही हमसे पूछा था कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, और मैं कुछ पेन और पेपर पर जिनका हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है, जिनका आंसर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, मैं उसको नोट कर रहा हूँ और कारण बताऊँगा नोट क्यों कर रहा हूँ। इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 329/400। क्यों लिख रहा हूँ बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा क्यों लिख रहा हूँ। अच्छा इसका भी टर्मिनेटिंग आया था, तो इसका मैं 33/8 लिख रहा हूँ, क्योंकि उसी को सॉल्व करके ये आया है। तो इसका क्या आया है हमारा 33/8 आया है। उधर भी कोई क्वेश्चन था जिसका हमारा आया हुआ था, उधर भी कोई क्वेश्चन है जिसका हमारा ये आंसर आया हुआ था। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, और इधर हमारा 36/100, जो 36/100 था इसको भी मैंने नोट कर लिया, और इसका कारण बताऊंगा इन्हें क्यों नोट किया है। आने वाले क्वेश्चन में इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसको नोट करके रख लिया है हमने कि किस किस में हमारे लिए
किस किस में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया हुआ है। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 को सॉल्व करने पर ये आएगा, 1/सॉल्व को मैं इसको ये कर दूं, एक्चुअल में इस पर बार आएगा, एक्चुअल में इसमें क्या आएगा, बार आएगा, जो कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा आंसर 0.142857। और हम सभी जानते हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझ रखा है कि ये 142857 142857 ये कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम तक आता जाएगा, ये नंबर रिपीट करेंगे, हम सभी जानते हैं। तो वो बोल रहे हैं, ये तो उन्होंने सॉल्व करके दे रखा है, आप इसे इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, 7 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, तो इसी तरह से आंसर हमारा आने वाला है। आगे लिखा हुआ है, कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑफ किस किस का, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बोल रहे हैं कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, जो आप 2/7 को इसी तरह से सॉल्व करने वाले हो ना, इसी तरह सॉल्व करने वाले हो, वो इसका तो मना ही कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। बिना इसे किए आपको केवल इसकी वैल्यू पता हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं क्या हम ये कर पाएंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि 1/7 इक्वल में हमें कितना दे रखा है 142,857 और इस पर क्या है बार, इस पर क्या है बार। बार की लाइन को कोई भी मेरा भाई यहाँ तक नहीं लगाएगा, ये बार केवल रहता है डेसिमल के बाद वाले डिजिटों के लिए, आगे अगर बार आ जाता है तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, उसे हम बाद में कभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल में हमें ये समझना है कि ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, 2/7, क्या करना है 2/7। मुझे बताओ 2/7 को, क्या हम 2/7 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी भी ये 2/7 ही है। हम मैथ्स में वो सभी बदलाव कर सकते हैं जिससे उसकी एक्चुअल वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े, जिससे उसकी एक्चुअल वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। तो मुझे बताओ अभी भी तो ये 2 1 या 2, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 रहेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो 1 7 या 7 रहेगा और 2 1 या 2 रहेगा। इसका मतलब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिखने से फ़ायदा क्या होगा वो सुनिए, 2 का तो 2 लिखेंगे, 2 का तो क्या लिखेंगे 2, लेकिन 1/7 की जगह, लेकिन 1/7 की जगह तो हम ये वैल्यू रखेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि 1/7 को सॉल्व करने पर हमारा क्या आया है, ये आंसर आया हुआ है। तो मैंने 2 की जगह 2 लिखा और 1/7 की जगह हमने ये लिखा 0.142857। जी हाँ, बिल्कुल मैंने नकल करके लिखा है, डिक्टो कॉपी किया, यहाँ से मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना। अरे उन्होंने डिवाइड का ही तो मना किया था, उन्होंने यही तो कहा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 2 का आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई तो हम सभी को आता है, 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और पॉइंट का पॉइंट। अच्छा इस पर भी बार आएगा, इस पर भी क्या आने वाला है, बार आने वाला। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है जस्ट, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब देखिए इसी तरह से हम 3/7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/7। अच्छा 3/7 को भी तो 3 को आगे और पीछे 1/7 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी तो 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7 ही रहने वाला है। जो काम आपने ऊपर किया था वही यहाँ करना है। अब इसे ज़्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जिस तरह से ऊपर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, जिस तरह से हमने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी तरह से हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और 1/7 की वैल्यू तो हमें मिली हुई है, अरे 1/7 की वैल्यू तो हमें विरासत में मिली हुई है, बोलो हाँ या ना। तो 1/7 की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.142857, इस पर बार लगाएंगे। जिस तरह से आपने 2 का मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, कहाँ गया, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 और 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4 और पॉइंट और ये बार, ये हमने क्या लगा दिया है, बार लगा दिया। क्या मुझे 4/7, 5/7 और 6/7 करवाने की ज़रूरत है क्या, क्या मुझे इसी तरह से, क्या इसी तरह से आप इनके आंसर नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक इसी तरह से 4/7, 5/7, 6/7 का बिल्कुल डिक्टो कॉपी इसी तरह से करते जाना है। आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का किया, 4 का, 5 का, इसी तरह से आपको 5 का, 6 का और 7 का करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है सुनिए।
अच्छा, आपको ये बुक में जब क्वेश्चन मिले होंगे, बुक में जब आपके लिए क्वेश्चन मिले होंगे तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, बुक में क्वेश्चन ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0.6 पर बार, ऐसा लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन बुक में आपको कुछ ऐसा लिखा होगा, और करके मैं लिख रहा हूँ कि 0.47 केवल 7 पर बार, ऐसा लिखा होगा। हमने उसको कुछ इसी तरह से लिख रखा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 0.6 पर बार हो या 6 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा हो, एक ही बात है। मतलब हम 0.6 पर बार को इस तरह से लिख सकते हैं और 0.47 पर बार को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वो हमने लिख रखा है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्या कह रहा है तो आप केवल इतना समझिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो नीचे हमें क्वेश्चन से दिए हुए हैं, नीचे जो नंबर से दिए हुए हैं उन्हें हमें इस फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। आसान भाषा में समझो, उसे अपॉन वाली शकल देना है। कौन सी शकल देना? अपॉन वाली। मतलब कि जो 0.6 ऐसा दिख रहा है, हमें ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी शकल चेंज करना है, बस वही शकल चेंज करने का काम है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, इसे हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझ रखा है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब है इंट्रोडक्शन में उसे समझा रखा है, लेकिन इसे अभी फिलहाल में P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे फिलहाल में P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन को हमें क्या करना है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा उसी को x मान लेंगे, उसी को क्या मान लेंगे? x। हमेशा यही काम करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी को x के बराबर मान लेंगे, और x के बराबर आपने क्या मान लिया? 0.666, और ये इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है, इसे इक्वेशन मैंने मान लिया है। मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन दिया है डिक्टो कॉपी करके मैंने उसे x के बराबर मान लिया है। ठीक है, इसके बाद मेरी दो बातों को याद रखना है। मेरी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको दो बातों को याद रखना है। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली तो ये कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे x के इक्वल मानना है। किसके इक्वल मानना? x के। कुछ भी क्वेश्चन दिया हो इसमें भी x मानेंगे, इसके आने वाले आगे क्वेश्चन मिलेंगे उनमें भी हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, एक बात। दूसरी बात क्या है, आपको ये देखना है कि ये जो बार लगा हुआ है, वो कितने डिजिट पर लगा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जिस पर हमने बार लगाया हुआ है, मतलब बार कितने डिजिट पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट पर लगा हुआ है? केवल एक डिजिट पर लगा हुआ। अरे 6 अपने आप में सिंगल डिजिट है, केवल एक पर लगा हुआ है। अगर केवल एक डिजिट पर लगा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 का। अगर 2 डिजिट पर बार होगा, अगर 2 डिजिट पर बार होगा, मतलब 474747 393939 868686, इस तरह से नंबर हमारे रिपीट होते रहेंगे। तो उस समय हमें 2 डिजिट पर जब हमारा बार होगा तो मल्टीप्लाई 100 का करना है। 3 डिजिट पर 139 139 139 456 456 456 लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, उस समय मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। इसी तरह से 4 डिजिट होंगे रिपीट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का। इसी तरह से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक हमारी बात पहुंच जाएगी। हमें दो बात याद रखना है। पहली कौन सी? x के बराबर मान लिया। अच्छा, कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 10 का। मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 10 का। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10। क्या हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल। 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम सभी को नहीं है पता कि जब भी डेसिमल वाले किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई होता है या 100 से होता है, 1000 से होता है, तो हमें केवल उसकी जीरो काउंट करनी होती है। जैसे 10 में कितनी जीरो है? 1। 10 में जीरो कितनी है? 1। तो ये जो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा? इस 6 के पास आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट किसके पास आ जाएगा? इस 6 के पास आ जाएगा। ये मिट गया, ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा? ये 6 के पार आ जाएगा। ऐसा मत सोचना पहले 4 6 से लेके थे अब 3 क्यों कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये इनफाइनाइट टाइम है, ये 6 ना 3 बार है ना 4 बार है, ये इनफाइनाइट टाइम है। अब इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये जो पॉइंट है ये सिंगल डिजिट 1 डिजिट हमारा राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6.6666, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। एक बार और बता दूं आपको, आप ये नहीं सोचेंगे कि ऊपर केवल 3 6 थे और यहाँ पर 4 6 हो गए हैं। ना ऊपर 3 थे ना नीचे 4 हुए हैं। इधर भी इनफाइनाइट टाइम बार 6 है, ऊपर भी इनफाइनाइट टाइम हमारा क्या है? 6। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हमारी 1 फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 2 में से। किस में से करना है? 2 में से। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है इसे सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से। आप कैसे लिखेंगे? तो फ्रॉम के बाद जो भी होता है पहले उसे लिखते हैं, आप जिसमें से माइनस करेंगे उसे ऊपर ही तो लिखेंगे, बोलो हाँ या ना।
तो आपने इधर लिखा 10x इक्वल क्या है 6.666 और ये जा रहा है, इक्वेशन हमारी सेकंड थी। अब लिखेंगे इक्वेशन 1, ये क्या है हमारा x इक्वल टू 0.666 और ये इनफाइनाइट टाइम है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट। 10x में से 1x जाएगा 9x बचेगा, बोलो हाँ या ना। 10x में से 1x जाएगा 9x बचेगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0 और इधर पॉइंट का पॉइंट और 6 में से 0 जाएगा 6। अच्छा 6.00 आंसर आएगा, 6.00 आएगा। 6 पॉइंट में 00 लिखूँ क्योंकि इन्हें माइनस करने पर 0 आने वाला है, या केवल 6 लिखूँ, या केवल 6 लिखूँ, बात तो एक ही है। इसलिए मैंने क्या रहने दिया 9x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी इसी का सॉल्यूशन यहाँ चल रहा है। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे, x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा 9, 6 अपॉन क्या आ जाएगा 9। हमें पता है 9 इसके नीचे आने वाला। अब तो हम जानते हैं 3 2 6 और 3 3 9। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 2/3। क्या हमसे यही बोला था कि p अपॉन क्यू वाली फॉर्म में लाओ? क्या हमने इसे अपॉन वाली शक्ल दे दी है? बिल्कुल दे दी है। तो यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.47 पर बार क्या है। अच्छा 4 और 7 दोनों पर बार नहीं है, 4 और 7 दोनों पर बार नहीं है, ये केवल किस पर बार है, केवल किस पर बार है 7 पर बार है। देखिए मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा होता कि 4 7 पर बार है तो इसका मतलब ये होता, कि यहाँ पर 4 7 4 7 4 7, ये 4 7 रिपीट होता। लेकिन ये बार केवल किस पर है, ये बार केवल किस पर है 7 पर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिपीट हमारा केवल 7 होगा, यहाँ पर रिपीट हमारा केवल क्या होगा 7 होगा, जो कि ऊपर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए 2 गीत बताएं। पहला गीत क्या है, जो क्वेश्चन दिया उसी को x मान लो, जो क्वेश्चन दिया उसी को क्या मान लो x। बिल्कुल आपको अभी तक x मान लेना है। लेट द x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.4777 और ये इनफाइनाइट टाइम जाएगा इक्वेशन 1। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन में तो ये वाली फॉर्म दी होगी, क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म दी होगी। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मानना, ये थोड़ा आसान पड़ता है, करेंगे वो तब भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा सहजता महसूस होगी। अच्छा इसके बाद मैंने 2 गीत बताए, अभी तो एक ही कंप्लीट हुआ। पहला गीत कौन सा, कि जो भी दिया उसे क्या मान लेना x, उसे क्या मान लेना है x। दूसरा गीत क्या है, दूसरा गीत ये है कि हमें ये देखना है कि बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है, बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है। यहाँ कितने पर था 1 डिजिट पर, यहाँ कितने पर, यहाँ पर भी 1 पर है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किसका करेंगे 10 का। अच्छा 2 डिजिट पर अगर बार होता तो किसका मल्टीप्लाई करते 100 का, 3 पर होता तो किसका करते 1000 का। इसी तरह से 10,000 लाख 10 लाख बढ़ते जाते, बोलो हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो आवाज़ आपकी आनी चाहिए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय, अरे बोलो किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10। अच्छा 10 का करेंगे तो x का 10 से होगा तो ये हो जाएगा 10x, x का 10 से करेंगे 10x। हमने तो यही सीखा है, हमें पहले से पता है कि पॉइंट वाले नंबर में कभी भी 10 का मल्टीप्लाई हो, 100 का हो, 1000 का हो, हमें उनकी केवल 0 काउंट करना होता है। क्या काउंट करना होता है 0। 10 में कितनी 0 है 1 0 है, 10 में 0 कितनी है 1 0 है। तो 1 0 है तो ये पॉइंट हमारा 1 डिजिट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा, 1 डिजिट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट 0 के बाद लगा हुआ है ये पॉइंट लग जाएगा हमारे 4 के बाद, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.777 और 7 कितनी बार आएगा इनफाइनाइट टाइम, और ये होगी इक्वेशन 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो बस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 में से। तो 2 सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे। पहले की तुलना में थोड़ा फास्ट चल सकता हूँ, पहले बहुत हम स्लो गए थे क्योंकि पहली बार बता रहा था, अब थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं बिल्कुल। 10x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4.777 और इक्वेशन 2 है। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ 0.477 और ये इनफाइनाइट टाइम है, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। इसके यहाँ है माइनस, यहाँ 10x में से 1x जाएगा 9x बचेगा, 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ 9x बचेगा। अच्छा यहाँ 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा यहाँ 3 बचेगा, और 4 में से 0 जाएगा हमारा 4 ही बचेगा, और ये हमारा आंसर। अच्छा p
पीछे वाली जीरो की वैल्यू नहीं होगी। ये क्या बोल गए सर, पीछे वाली जीरो की तो वैल्यू होती है। तो मेरी एक बात सुनिए, अगर कहीं लिखा हुआ है 8.9, आपको पता होगी भी पहले से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 8 पॉइंट कहीं 9 लिखा हुआ है, और या फिर 8.90 लिखा हुआ है, या 8.9000, कई सारी जीरो लगी हुई है। मैं बोल रहा हूँ ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये तीनों के ही नाम है। ये ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप अभी के अभी अपना फ़ोन रोक कर या किसी अन्य फ़ोन में मल्टीप्लाई करके देखिए आप अपने कैलकुलेटर से। एक बार 8.9 का मल्टीप्लाई करना किसी भी 15 से, और फिर इसका मल्टीप्लाई करना 15 से, और इसका मल्टीप्लाई करना 15 से। अगर ये तीनों एक ही नंबर है तो आंसर सेम आएगा। अगर तीनों एक ही नंबर है तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अभी के अभी करके देखिए, ये आंसर हमारा तीनों का सेम आने वाला है। ऐसा क्यों? अभी तक बचपन से पढ़ा था पीछे वाली जीरो की वैल्यू होती है, तो वो भी आपने सही पढ़ा था। आप केवल ये समझिए, कि पॉइंट के बाद जो सिस्टम हमने याद कर रखा है जीरो वाला, वो उल्टा हो जाता है। मतलब पॉइंट के बाद पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, पॉइंट के बाद पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, जबकि बिना पॉइंट में हमारी आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे इसका मतलब केवल 9 है, इसका मतलब केवल क्या है, केवल हमारा 9 है। खैर, इसी तरह से 4.3 के पीछे ये हमारे जो क्रॉस लगे हुए हैं, या इधर हम जीरो लगा दें तो उसका मतलब वही रहने वाला, अभी अभी हमने समझा। और आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मेरी मत मानिए, आप तो मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर की तो मानेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटर की तो आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x को अगर हमने रोका तो 4.3 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 9, हम जानते हैं पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो नीचे आ जाती हैं। तो पॉइंट के पीछे एक डिजिट था, हमने एक जीरो बढ़ा दी। अच्छा, इसे और काट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं काट सकते। तो 43/90, और यही हमारा क्या है, आंसर है। हमें केवल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बस। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और खुद से ट्राई जरूर करना है, इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक और क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इसे फास्ट करूँगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया होगा 0.001, और अच्छा तीनों डिजिट पर बार है। उधर क्या है, तीनों डिजिट पर क्या है, बार है। तो पहली लाइन क्या है, पहला गीत की पहली लाइन ही है कि जो दिया है उसे क्या मान लेंगे हम, x के बराबर। क्या मान लेंगे, x के बराबर। तो x के बराबर ये मान लेंगे। अच्छा, मैं बार भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस वाली फॉर्म को इसके बराबर में लिखना है, 001, और ये कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद गीत नंबर 2 क्या है, गीत की दूसरी लाइन क्या है, गीत की दूसरी लाइन सिंपल सी है कि ये देखना है कि कितने डिजिट पर बार है, तो यहाँ पर कितने डिजिट पर बार है। दोनों क्वेश्चनों में, पिछले दोनों क्वेश्चनों में 1 डिजिट पर बार था, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है, 0.00001, मतलब कितने डिजिट पर बार है, 3 पर। अच्छा, 3 पर बार है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, अरे जोर से बोलो, बताओ किसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बिल्कुल बोल रहे हैं, आपका बिल्कुल ठीक जवाब आया। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। किसका करेंगे, 1000 का। अच्छा, 2 डिजिट पर होता तो किसका करते, 2 डिजिट पर होता तो हम किसका मल्टीप्लाई करते, 100 का। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। अच्छा, 1000 का x से करेंगे तो 1000x हो जाएगा, 1000 का x से करेंगे तो 1000x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यही तो हमने देखा था, मल्टीप्लाई करना हमें आता है। मल्टीप्लाई करने में हमें क्या करना है कि अगर केवल 10 का करते तो ये पॉइंट हमारा यहाँ के बजाय यहाँ जाता, 100 का करते तो 2 डिजिट राइट हैंड साइड खिसक जाता, और 1000 का करेंगे तो 3 डिजिट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा। कन्फ्यूज़न हो रहा है, रुकिए। हम क्या करेंगे, अभी पहले हमने कॉपी करके नंबर लिख लिया, अभी लिखेंगे नहीं मेरे साथ, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, फिर उसे इरेज करके मैं सही करवाने वाला हूँ। कुछ इस तरह से हमारा ये नंबर है, हमने इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना है, 3 डिजिट राइट हैंड साइड खिसकना है। 3 डिजिट कहाँ खिसकना है, राइट हैंड साइड। तो 1 2 3, तो मैं ये पॉइंट यहाँ लगा दूँ, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, मुझे इस वाले पॉइंट को हटा देना चाहिए, वही तो पॉइंट यहाँ आया है। अच्छा, पॉइंट के पहले आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के पहले आगे वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती, और पॉइंट के बाद पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब इन आगे वाली जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर क्या आया हमारा, 1.001, इसे मैं अब लिख रहा हूँ। क्या आंसर आया हमारा, 1.001, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। इसे इसलिए लिखवा दिया है, सीधे ऐसे लिखता तो आपको शायद समझ नहीं आता। ठीक है, इक्वेशन सेकंड है। अब तो बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बोलो हाँ या ना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2,
हमें 2 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करना है, और इधर क्या लिखा हुआ है 1.001001 और ये है इनफाइनाइट टाइम सेकेंड। और अरे क्या हो गया भाई, इसके बाद क्या है हमारी फर्स्ट, इसके बाद हमारी क्या है फर्स्ट, और क्या लिखा हुआ है x इक्वल टू 0.001001 और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट टाइम है। क्या माइनस हम कर पाएंगे, क्या माइनस हम कर पाएंगे, तो 1000x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x बचेगा, बोलो हाँ या ना। इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 में से बन जाएगा 0 0 0 0 0 0, 1 में से 1 0 0 में से 0 0 0 में से 0 0 और यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1, इसका मतलब 1.0000 आंसर आने वाला है। और मैं 1.000 को केवल 1 तो लिख ही सकता हूँ, केवल क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर इतना रहा। x को रोकेंगे, मैंने इधर क्या किया, पेज पलटा है, मैंने इधर क्या किया है, केवल पेज पलटा है, तो x को रोकेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/999। क्या हमने इसे भी P/Q की फॉर्म वाला आंसर दे दिया है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। बड़े अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए बेहद उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.9। एक्चुअल में क्वेश्चन में बुक में भी हमें सेम इसी तरह का दिया हुआ है, इस बार हमने कोई बदलाव नहीं किया हुआ है। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.9999 जो कि अनलिमिटेड टाइम है इन द फॉर्म P/Q। आपको इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप सरप्राइज हुए हैं आपके आंसर से, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। जो आंसर आने वाला है क्या आप उससे सरप्राइज होंगे, तो सरप्राइज होंगे वो बाद में पता चलेगा जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर सरप्राइज हुए हैं तो आप अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है, ऐसा ही हमसे बोल रहे हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें बताया हुआ है, जो हमें नियम, अच्छा रूल्स को कभी नहीं तोड़ना, रूल्स को नहीं तोड़ोगे तो मैथ्स में और फिजिक्स में कभी भी फंसने वाले नहीं हो, रूल्स को पकड़े रहना। रूल्स क्या है, जो हमें दिया हुआ उसी को हम क्या मान, अरे P/Q फॉर्म में ही बदलना है, तो हम इसी को क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे, लेट द x इक्वल टू 0.999 और 999 कितनी बार है, अनलिमिटेड टाइम है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी 1। मुझे एक बात बताओ, इसके बाद क्या देखते थे, अरे गीत की लाइन नंबर 2 क्या है, गीत की लाइन नंबर 2 क्या है, तो गीत की लाइन नंबर 2 ये है कि बार हमारा कितने डिजिट पर है, क्या है, बार हमारा कितने डिजिट पर है, तो बार तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन हमें पता है ना 0.999 जो 9 अनलिमिटेड बार है तो 9 पर ही बार लगा देंगे, 9 पर ही क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि बार उसी पर लगाते हैं जो बार बार आता है। अरे बार का कॉन्सेप्ट तो कितना इजी है, उसके नाम में छुपा हुआ है, जिस पर बार लगा है वो बार बार आता है। इसका मतलब क्या है, 999 ही बार बार आ रहा है, तो कितने डिजिट है, 9, अपने आप में 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 10 का, इसका मतलब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 10 का, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 10x, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा ये पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 9.999 और ये इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करेंगे, तो 10x इक्वल टू लिखा आपने 9.99999 और इसके बाद आपने क्या लिखा, x इक्वल टू 0.9999999। कितना प्यारा लग रहा है ना, 99 कहना, आप भी बोलो, ऐसे ही बोलो। देखिए 10x में से 1x माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 9x, क्या हो जाएगा, 9x। अच्छा इधर 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और इधर 9 में से 0 जाएगा 9। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 9.000। अरे 9.000 और 9.000 को तो हम केवल 9 लिख ही सकते हैं, अरे केवल 9 लिख ही सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या 9 के नीचे क्या जाएगा, 9। अच्छा 9 से 9 तो कट जाता है 1, 9 से 9 तो क्या कट जाता है 1। ओ माय गॉड, ये क्या आंसर आ गया है, क्या ये सही आंसर है या हम गलत हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है। आप बोलेंगे सर P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये तो हुआ ही नहीं, तो आप सभी जानते हैं इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, अरे 1 तो लगा ही सकते हैं ना, तो ये भी क्या है, P/Q की फॉर्म में है, आंसर क्या है, 1 है। लेकिन एक बार आप विचार करिए, इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि क्या आप इस आंसर से सरप्राइज हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इस बॉक्स में आपको यहाँ देखना है और यहाँ जवाब देना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0.99999 इतना मैंने लिखा, क्या ये 1 के बराबर हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 9 कितनी ही बार हो, ये 9 कितनी ही बार हो, लेकिन किसी भी सूरत में ये 1 से तो छोटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 पॉइंट कुछ है, 0 पॉइंट कुछ है, इसलिए ये 1 से हमेशा छोटा रहेगा। मैं बोलूँगा बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। अब सुनिए, लेकिन इसके अलावा मैं एक और कुछ लिख रहा हूँ,
0.99999 और ये अनलिमिटेड बार है। दोनों में अंतर है, दोनों में माइनर सा अंतर है। वो अंतर क्या है वो सुनिए। ये एक्चुअल में 1 के बराबर होता है, ये एक्चुअल में 1 के बराबर होता है, जबकि ये एक्चुअल में 1 के बराबर नहीं होता, ये एक्चुअल में 1 के बराबर नहीं होता। तो आप केवल इतनी बात सुनिए। अच्छा ये 1 कैसे है? तो क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, क्लास 8 में इस तरह के क्वेश्चन है कि कभी अगर हमारा आंसर इस तरह का आता है, जैसे आंसर आया है हमारा 189.5666 और ये अनलिमिटेड बार सॉल्व होता जा रहा है, तो क्या आपके टीचर ने, क्या आपके किसी बड़े ने ऐसा आपको सिखाया है कि हम इस आंसर को कुछ इस तरह से दे सकते हैं 189 और ये जो 5666 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हम उससे अगला नंबर, अगला डिजिट, जैसे 6 के बाद क्या आता है 7, तो हम इसका आंसर 57 दे दिया करते थे? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्या हम वहाँ पर केवल एडजस्ट करते थे? नहीं, एडजस्ट नहीं करते थे, वो एक्चुअल उसके बराबर होता था, वो एक्चुअल उसके बराबर होता था, तभी तो हम लिखते थे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर लगातार रिपीट होता जा रहा है, अगर कोई नंबर लगातार रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसके नेक्स्ट डिजिट, उसके नेक्स्ट डिजिट के लगभग पूरा बराबर होता है। लगभग क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा इसको हम प्रूफ तो कर ही चुके हैं। प्रूफ करने का तो आप बोलना ही मत कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। बिल्कुल अभी जस्ट प्रूफ किया है कि 0.9999 जो कि हमारा अनलिमिटेड बार आ रहा था, तो 9 का अगला डिजिट क्या होता? 10। अगर हम उसी तरह से 5666 आ रहा था तो 6 के बाद हम क्या लिखते? 7। उसी तरह से ये 999 आ रहा है तो आप क्या लिखते? 10। क्या लिखते हैं आप? 10। लेकिन 10 लिखने पर पॉइंट तो हमारा आ जाता है यहाँ, और 1.0 का मतलब क्या इस 1 के बराबर नहीं होता? क्या इस 1 के बराबर नहीं होता? होता है। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही किया है और इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि जो हम पहले। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमारे लिए क्या करना है, बस आप केवल इतना समझिए, डेसिमल एक्सपेंशन हम सभी जानते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है कि डेसिमल के बाद कितना आएंगे। पूरे क्वेश्चन को आसान भाषा में आप इस तरह समझिए कि जिस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करने वाले हैं कि 17 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, तो जो पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको डिवाइड सिखाने नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिवाइड तो आपको पहले से ही आता है, वो तो मैं भी आपसे सीख सकता हूँ। तो सुनिए, मैं डिवाइड करूँगा और डिवाइड आपको बहुत फास्ट करने वाला हूँ, इसलिए डिवाइड में आपको दिमाग नहीं लगाना है। 17 लिखेंगे यहाँ पर, 17 लिखा होगा यहाँ पर, और हम जानते हैं कि यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, और फिर 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना? 100। 17 5 जा होता है 85, कितना बचेगा हमारा? 15। कितना हो जाएगा? 17 8 जा होता है हमारा 136, और कितना बचेगा हमारा? 14। फिर 0 लगाएंगे, 17 8 जा हमारा कितना हो जाएगा? अगेन 136, और फिर हमारा कितना बचेगा? 4। फिर हम लगाएंगे 0, और 17 2 जा कितना हो जाएगा हमारा? 34, और फिर हमारा कितना बचेगा? 6। फिर हो जाएगा 60 और फिर कितना होगा? 17 3 जा 51, और अब कितना बचेगा? ये हमारा 9। कितना बचेगा? 9। अच्छा 9 को हम क्या कर लेंगे? 0। 17 8 जा कितना होता है हमारा? 17 5 जा कितना होता है हमारा? 85, और कितना बचा हमारा? 5। फिर हम लगाएंगे 0, और 17 2 जा हमारा कितना होता है? 34। फिर हमारा कितना बचेगा? ये कितना बचेगा हमारा? 16, और फिर हम कर लेंगे 17 9 जा हमारा कितना हो जाएगा? 153। 17 9 जब हमारा कितना हो जाएगा? 153, और फिर हमारा कितना बचेगा? ये 7। कितना बचेगा? 7, और फिर लगाएंगे 0, और 17 4 जा कितना होता है हमारा? 68। 17 4 जा कितना होता है? 68। अब हमारा ये कितना बचा है? 2, और फिर लगाएंगे हम 0। कितना लगाएंगे? 0, और 17 1 जा 17, और फिर कितना बचेगा हमारा? 3। फिर लगाएंगे 0, और अब इस बार कितना बचेगा? 17 1 जा 17, और अब हमारा कितना बचेगा? 13, और फिर हो जाएगा ये 130, और 17 7 जा कितना हो जाएगा? 119, और कितना बचेगा? ये 11 के आगे 0 लगाएंगे, और 17 6 जा कितना हो जाएगा? 102, और कितना बचेगा हमारा? 8। कितना बचेगा? 8, और 17 4 जा कितना हो जाएगा हमारा? 68। कितना हो जाएगा हमारा? 68, और कितना बचा? 12। फिर लगाएंगे 0, और 17 7 जा कितना हो जाएगा? 119, अब कितना बचा है? 1। फिनिश। अच्छा कैसे समझें कि ये फिनिश हो गया? तो इस बात को समझिए कि जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट तो कुछ ऐसे ही हुआ था, कि यहाँ पर 1 था। अच्छा 1 अगेन फिर आ गया है, तो अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा
कि एक पॉइंट एक और जीरो की परमिशन तो दे ही देगा, एक और जीरो की परमिशन तो दे ही देगा। अच्छा अभी भी हम 17 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 17 बन जाए 17 बोलेंगे वो भी 10 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें एक और जीरो रखना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ जीरो रखने की परमिशन मिलेगी। अच्छा फिर से हम क्या बोलेंगे, ये 100 होगा, 17 5 जा 85, इसका मतलब ये हुआ 85 के बाद फिर 15 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे और इसी तरह से नंबर हमारे रिपीट होते जाएंगे, इसी तरह से नंबर हमारे रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है या रिपीटिंग जहाँ से हमें डेसिमल लगाना पड़ा था, जिस पॉइंट से हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पॉइंट पर हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी पॉइंट पर जितना वो नंबर था उतना ही अगर रिमाइंडर हमारा बच गया है तो उस समय से हमारे लिए रुक जाना है, क्योंकि वहाँ से नंबर रिपीट होने वाले होते हैं। अब हमसे पूछा क्या हुआ था, आंसर तो हमारा इतना ही रहेगा। अब हमसे ये पूछा था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जीरो लगाएंगे फिर 5 आता, 8 आता, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी डिजिट बार बार आते रहते, इसी वजह से हमने इस पर क्या लगा दिया है, बार, इसी वजह से हमने इनके ऊपर क्या लगा दिया है, बार, क्योंकि ये नंबर बार बार आएंगे, हमसे पूछा क्या था, कितने नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं, तो इन्हें काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, कितने डिजिट हैं ये, 16 डिजिट हैं। अच्छा ये 16 ही क्यों है, इसका रीज़न समझिए। कभी भी किसी भी नंबर में अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पर देखना है कि हम डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड 17 से करना है। तो रिपीट होने वाले जो डिजिट्स का नंबर होगा ना, वो हमेशा इससे एक कम हो सकता है, मतलब 16 डिजिट से ज़्यादा, 16 डिजिट से ज़्यादा कभी रिपीट नंबर हो ही नहीं सकते हैं। अगर 17 के बजाय हमारा यहाँ पर 7 होता, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होते रिपीट होने वाले, 6 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। अच्छा सबसे बहुत बड़ा नंबर जैसे हमारा 119 लेते, 119 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं जो रिपीट होने वाले होते हैं, वो 118 हो सकते हैं। मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले होते हैं उससे जस्ट वन कम, हमें केवल एक नंबर कम कर देना, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अच्छा कम तो कितने ही हो सकते हैं, जैसे आप किसी नंबर को 17 से डिवाइड करो, हो सकता है वहाँ पर केवल 2 डिजिट रिपीट हो रहे हों, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हों, तो कम तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते। लाइन क्या लिखेंगे, हम इसे काउंट कर लेंगे, लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट्स, there are 16 digits in the repeating block of decimal expansion of 1/17। ये हमारा आंसर है। आप केवल 16 डिजिट भी लिख देंगे, तो भी हमारा ये आंसर क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको ट्राई जरूर करना है। देखिए ट्राई करना है आपके लिए, डिवाइड भले ही ये कहने को डिवाइड है, लेकिन इसमें कई बार गलतियाँ हो सकती हैं, प्रयास तो आपको करना ही चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको कर ही लेनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल of rational numbers in the form p upon q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations या expansions, can you guess what property q must satisfy। याद करिए मैंने एक क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसी क्वेश्चन पर चल रहे हैं और मैंने वो क्यों लिखे हुए थे उसका रीज़न आपको बताने वाला हूँ। किस क्वेश्चन में हमने लिखा था वो आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं कि इस क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसे टर्मिनेटिंग कहा था। टर्मिनेटिंग कहा था। याद करिए मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए थे और वो क्वेश्चंस मेरे सामने हैं कि अब हम उसी याद आ रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नोट किए थे जो मेरे सामने हैं। हमने केवल उन क्वेश्चंस को लिखा था जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिन्हें सॉल्व करने पर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था। हमने केवल उन्हीं को नोट किया था जिनका डेसिमल एक्सपेंशन केवल क्या था,
केवल क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, हमने उन्हें नोट कर लिया था, हमने उन्हें क्या कर लिया था, नोट कर लिया था। और क्यों नोट किया था वो यहाँ देखिए। इस क्वेश्चन का मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले आप मेरी एक बात को समझिए, आप मेरी एक बात को समझिए। इस क्वेश्चन को हम बाद में समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और आंसर क्या देंगे। लेकिन याद करिए वहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन था 33/8। क्वेश्चन क्या था हमारे सामने, 33/8 था, ठीक है। यहाँ पर एक और क्या है, 329/400 था, जिसका आंसर भी क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। और एक आंसर था हमारा, एक क्वेश्चन था 36/100, एक 36/100। इन क्वेश्चंस का आंसर था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन क्वेश्चन का आंसर क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप हम उस बात को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q, कि आप ऐसे कई सारे एग्जांपल लीजिए, कई सारे एग्जांपल लीजिए जो किस फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, कि P और Q है ना, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है, कि हम 33/8 को क्या काट सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसके टेबल में 33 भी आता हो, 8 भी आता हो, 33 भी आता हो, 8 भी आता हो। इसका मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं। अच्छा, 1 का क्यों लिखा है, कि 1 में तो सभी आते हैं, 1 के में 33 भी आएगा, 8 भी आएगा। 133 जा 133 और 1 8 जा 8। एक्चुअल में 1 से डिवाइड करने पर, 1 से काटने पर उसकी वैल्यू पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे काटते नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या, मतलब इसे भी हम इसमें रख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है। देखिए 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 9 जार 36, 4 2 जार 8 और 2 इधर पहुँचा 20 और 4 5 जार 20। मतलब इसको सॉल्व करके हमने क्या लिख लिया, 9/25। इसी को सॉल्व करके क्या लिख लिया, 9/25। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। हमने, अच्छा उन्होंने यही तो बोला था कि कई सारे एग्जाम्पल लीजिए जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन्हीं को क्यों लिया है, इन्हीं को क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। क्या बोला है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि इनका टर्मिनेटिंग, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और हमने जब उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहाँ पर हमने उन क्वेश्चंस को ही तो नोट किया था जिनका केवल टर्मिनेटिंग था, उनका केवल क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो इसका मतलब इन सभी का आंसर तो टर्मिनेटिंग ही आने वाला है। तो इसलिए हमने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जिनका टर्मिनेटिंग आने वाला है। आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम उन्हीं को लिखें जिनका टर्मिनेटिंग आएगा। तो सुनिए, उन्होंने आगे कुछ और भी पूछा हुआ है। कैन यू गैस, क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू, कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या क्यू की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। अच्छा, क्यू कहाँ रहता है, नीचे, क्यू कहाँ रहता है, नीचे, क्यू कहाँ रहता है, नीचे। ऊपर तो जो भी वैल्यू होगी वो पी की होगी। इसका मतलब हमें दिमाग किस में लगाना है, केवल क्यू में। हमें दिमाग किस में लगाना है, केवल क्यू में। क्यू का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर की प्लेस पर, डिनोमिनेटर की प्लेस पर जो भी नंबर होंगे हमें केवल उन्हें गौर से देखना है, देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी भी हमें किसी को देखना हो तो उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेना चाहिए, उसके फैक्टर्स निकाल लेना चाहिए नंबर्स में। जैसे 8 के हम देखें तो आपको केवल क्या करना है, 8 के टुकड़े करना है। और 8 के टुकड़े कुछ इस तरह से करेंगे आप, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, मतलब 8 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते। इसी तरह से हम किसका देखेंगे, 400 का, किसका देखेंगे हम, 400 का। क्या 400 के टुकड़े हम निकाल पाएंगे इस तरह से, अरे बोलो हाँ या ना, क्या हम इस तरह से निकाल पाएंगे, अरे हाँ या ना, बिल्कुल निकाल पाएंगे। 25 हो जाएगा और ये 5 5 जा ये हो जाएगा हमारा। तो 2 हमारा कितने टाइम है, 2 हमारा कितने टाइम है, 4 टाइम, और 5 हमारा कितने टाइम है, 2 टाइम है। कितने टाइम है, 2 टाइम है। अच्छा, 25 के टुकड़े ना करूँ, सीधे भी लिखूँ तो समझ में आएगा हमें कि इसका मतलब क्या है, 5 × 5 है, 5 × 5 है। गौर करने वाली बात है कि हमने सभी के क्यू को लिया। हमने पहले वो एग्जांपल लिए जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। हालांकि इनका आंसर हमें पहले से पता था कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन आपको आगे से पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले आप ये बता पाएंगे कि किसका आंसर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला और किसका हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आने वाला है। देखिए
8 के हमने सभी के Q को लेकर देखा, क्योंकि उन्होंने बोला Q की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, Q की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हमने देखा इसके फैक्टर केवल 2 2 2 2 2 आए, इसके फैक्टर हमने देखे 2 2 2 2 और 5 5 आए, और हमने यहाँ पर देखा तो 2 बार 5 आया। क्या आया? 2 बार 5 आया। क्या 5 और 2 के अलावा कुछ और फैक्टर आपको दिख रहा है? क्या 5 और 2 के अलावा कुछ और आपको फैक्टर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये केवल एक संयोग है, कोइंसिडेंस है? नहीं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। कभी भी अगर आप ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनका कॉमन फैक्टर बन के अलावा कुछ नहीं है, जिनका कॉमन फैक्टर बन के अलावा कुछ नहीं है, वहाँ पर हमें हमेशा फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या तो केवल 2 2 मिलेगा, या केवल 5 5 मिलेगा, या 2 और 5 मिलेगा, या 2 और 5 मिलेगा। 2 और 5 के अलावा कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है इसके बावजूद कि उनके बन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो उसका आंसर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आ सकता, उसका आंसर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आ सकता, उसका हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। इन सभी का हमारा आंसर क्या आने वाला है? इन सभी का आंसर हमारा क्या आने वाला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आंसर आने वाला है। इसका आंसर हम सीधे लिख सकते हैं, इसका आंसर हम सीधे लिख सकते हैं। और आंसर हम क्या लिखेंगे? जो हमने वहाँ लिखे हुए हैं वो आंसर आप लिख देना, जो हमने वहाँ लिखे हुए हैं वो आंसर आप लिख देना। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अगर आपको केवल इन्हें डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। लेकिन हमें लाइन क्या लिखना है? मेन लाइन क्या लिखना है कि हमें क्या पता चला है इस बात से? तो हम लिखेंगे Q has पावर ऑफ, Q का क्या होना जरूरी है? तो Q हैज़ पावर ऑफ 2 हो, और या तो पावर ऑफ 5 और बोथ। Q का क्या होना जरूरी है? तो हमने लिखा है Q हैज़ पावर ऑफ 2, या तो Q को पावर 2 की पावर होना जरूरी है, 1 पावर हो, 2 हो, 3 हो, या 5 की पावर होना जरूरी है, या दोनों की भी पावर होगी, तो वो चलेगा। इनके आंसर्स लिख देना। और मैन हमारा आंसर ये था। क्या कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप ये बता पाएंगे कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग आने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आने वाला है? बता पाएंगे? अब हमारे सामने लिखा हुआ है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमसे ये बोला। इसमें वो केवल ये चेक करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखकर वो केवल ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने शिवम सर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली है या नहीं ली। इसमें केवल वो क्या चेक करना चाह रहे हैं कि शिवम सर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास आपने ली है या नहीं ली। अगर ली है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली है, तो इसका आंसर सिंपल सा है। उन्होंने ये बोला कि ऐसे 3 नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। इसका मतलब वो पॉइंट के बाद नहीं रुकने वाला भी हो और रिपीट भी ना कर रहा हो। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर, केवल एग्जाम्पल लिखना, कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे नंबर लिख लेंगे 0.190263। देखिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा जिसमें क्या है, ये रुक भी नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डैश डैश लगाया, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा। यही तो बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकने वाला भी नहीं होना चाहिए, और नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही होता है। इसका मतलब वो रुके भी ना और रिपीट भी ना करे। वो कोई भी नंबर 2 लिखना है, कोई भी 3 नंबर लिखना है, कोई भी 3 ऐसे नंबर लिखना है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 0.1010010000। इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर 10 था, ये 100 हो गया, 100 हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। आप लिख सकते हैं 1.963259, कुछ भी रैंडम नंबर हमने 3 लिख दिए जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वही तो लिखना था, और यही हमारा क्या है? आंसर है। अच्छा एक बात सुनिए, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर इसको कुछ अलग कर पाएँ, हो सकता है आप अपनी मर्जी से कुछ और करें, ट्यूशन वाले सर अलग कराएं, फ्रेंड अलग तरह से करें। क्या सभी के अलग अलग आंसर होने पर भी वो सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई भी रैंडम आंसर बन सकता है। मैं आपसे पूछूं कि 10 से छोटा नंबर बताओ, तो आप बोलेंगे कोई 9 बोल देगा, कोई 8 बोल देगा, कोई 7 बोल देगा, कोई 5 बोलेगा। अरे ये सभी सही हैं, 9 बोलने वाला भी सही है, 8 बोलने वाला भी सही है। सभी के आंसर अलग अलग होने पर भी सभी के सही है। इसी वजह से कभी आप गाइड में या किसी और के सॉल्यूशन को देखकर ये मत सोचना कि ये आंसर अलग करवाया, ये अलग करवाया, सही कौन सा? सही दोनों ही है। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो उस इनफाइनाइट में से मैं कोई भी आंसर दूंगा और वो कोई भी देंगे, तो सभी के अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे सही हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, क्या लिखा हुआ है? Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। एक्सरसाइज 1.2 में
या 1.1 में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन से किए हुए हैं जिसमें हमें बीच में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन नॉट, अच्छा उस तरह से मत करना आप इस क्वेश्चन को, नहीं तो बोलो कि इसमें हमें फाइंड करना है तो उसी तरह की सेम स्टेप आप फॉलो करने लगो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें केवल रेशनल नंबर फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे तो बेहद आसान है। इरेशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे तो बेहद आसान है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5/7, क्या लिखा हुआ है 5/7। 5/7 को हम सॉल्व करेंगे, 5/7 को हम सॉल्व करेंगे और 5/7 को हम सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने क्या लिखा 7, आप पॉइंट लगाएंगे। आपकी वजह से ये पूरा डिटेल में कर रहा हूँ। देखिए मैं सीधे भी आंसर लिख सकता था, लेकिन देखिए आप तो क्या हुआ हमारा 7 7 जा कितना होगा 49, और कितना बचा हमारा 1। फिर क्या लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और कितना बचा हमारा 3, और 7 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 7 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 28, और कितना बचा 2, और फिर क्या लगाएंगे हम 0, और फिर क्या होगा 7 2 जा 14, और फिर कितना बचा हमारा 6, और फिर क्या हो जाएगा 0, 7 8 जा कितना होता है 56, और फिर क्या लिखेंगे 4, और फिर कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, और फिर कितना बचा हमारा 5। अच्छा देखिए 5 फिर से बच गया, 5 फिर से बच गया। 1/17 वाले क्वेश्चन में, 1/17 वाले क्वेश्चन में यही बताया था मैंने कि शुरुआत में जो था ये 5 ही तो था, ये हमारा 5 ही तो था, बच गया। इसका मतलब क्या होगा, फिर 0 रखेंगे, फिर 7 7 जा 49। इसका मतलब ये सभी डिजिट क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, रिपीट। इसका मतलब मैं इसका आंसर केवल इतना दे सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसका आंसर केवल इतना दे सकता हूँ। आंसर कितना है हमारा 0.714285 पर क्या है 12। अच्छा वहाँ पर एक बात और याद रखिए, 7 है और मैंने बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट होने वाले होंगे वो केवल इससे एक कम हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इसमें भी देखिए 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते अगर नंबर 7 है तो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 9/11, क्या लिखा हुआ है 9/11। 9/11 को हमने किया, 9/11 को हमने सॉल्व किया, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 8 जा कितना हो जाएगा हमारा, 11 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 88, 11 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 88, और फिर आ जाएगा ये 11 1 जा कितना हो जाएगा 11, और कितना बचा 9, फिर कितना हो जाएगा 11 8 जा 88। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको ये लग रहा है कि ये वापस रिपीट होगा, ये 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, 11 1 जा 11 हो गया, और ये फिर कितना बचा है हमारा 9 बचा है। क्या ये फिर 90 बचा, फिर 88 हुआ, फिर 20, फिर 90 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 81 81 81 ये आता जाएगा। अरे ये 81 81 81 आता जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया हमारा 0.81 पर 12, 0.81 पर क्या है 12, 0.81 पर क्या हो गया 12। इतना लिख लीजिए, अगली स्टेप पर जाते हैं, इतना लिख लीजिए, अगली स्टेप पर जाते हैं। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बस केवल इनके आंसर को रहने देना है, केवल इनके किसको रहने देना है, आंसर को रहने देना है। जैसे इसके सामने क्या था, नेक्स्ट पेज में करना है आपको इतना सॉल्व करने के बाद। फिर क्या करेंगे 0.714285, इस पर क्या लगा दिया हमने 12। 9/11 हमें क्या दिया हुआ है, 9/11 क्या दिया हुआ है हमें 0.81 पर 12। अच्छा 81 पर 12 है तो मैं 81 81 81 इतनी बार लिखूं, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। लिखा क्यों है, इधर 6 डिजिट थे, 6 डिजिट ही यहाँ होंगे, तो इनके नज़दीकी नंबर, इनके बीच वाले नंबर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। हमें निकालना क्या था, 6 इरेशनल नंबर निकालना था जो इन दोनों के बीच में हो। बीच में होने का मतलब क्या है, जैसा मैं आपसे पूछूं कि 5 और 9 के बीच में नंबर कौन से हैं, तो आप 5 से बड़ा बताएंगे, 6 बता सकते हैं, 7 बता सकते हैं। अच्छा 9 से छोटा बताएंगे, आप कभी भी 10 नहीं बता सकते, आप कभी भी 10 नहीं बता सकते। इसका मतलब अच्छा ना 4 बता सकते, 4 भी नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 से बड़ा देखेंगे और 9 से छोटा देखेंगे, 5 से बड़ा देखेंगे और 9 से छोटा देखेंगे। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर दोनों के 6 डिजिट लिख लिए हमने, 6 डिजिट लिख लिए। अब हमें इनसे इससे बड़ा लिखना है और इससे छोटा लिखना है, इससे बड़ा लिखना है, इससे छोटा लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 लिखा है, देयर आर, पहले लिखेंगे देयर आर, क्योंकि 3 रेशनल नंबर चाहिए, देयर आर 3 इरेशनल नंबर चाहिए, देयर आर 3 इरेशनल नंबर, देयर आर 3 इरेशनल नंबर हैं, देयर आर 3 इरेशनल नंबर्स, 3 इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर तो हम क्या लिखेंगे 7
1 लिखा हुआ है तो 1 का अगला डिजिट बढ़ा देंगे 2, और कुछ भी नंबर हमारी तरफ से रैंडम लिख देंगे जिसमें 6 डिजिट हो, 7 हो, कितने ही उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो इनफाइनाइट तक चलाना है उन्हें, 3 4 5 9 और फिर डैश डैश जरूर लगा देंगे। क्यों, हमें कोई भी ऐसा नंबर लिखना है। अच्छा, इरेशनल नंबर कौन सा होता है, हमने सीख रखा है कि जो रिपीट भी ना करे और रुके भी ना और रिपीट भी ना करे। तो ये रुक भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो एक नंबर हो गया हमारा, एक नंबर हो गया। सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, 7 तो लिखेंगे, 2 से बड़ा 3 लिख देंगे। अब हम कोई भी नंबर 4 5 6 9 कुछ भी रैंडम नंबर लिखते जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, थर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 4 कर दिया मैंने 3 की जगह, और इस तरह से 5 9 3 2 कुछ भी रैंडम नंबर लिख देंगे। ध्यान क्या रखना है, किसी भी सूरत में, अच्छा 8 अगर आगे आ जाता तो इससे बड़ा हो सकता था, हमें उससे छोटा ही रखना था, इसलिए हमने आगे वाले को 7 ही रहने दिया। अच्छा, 7 से छोटा रखते तो इससे छोटा हो जाता, तो उससे छोटा भी नहीं रहने दिया। उसके बाद किसी नंबर को रिपीट कर देते तो वो रेशनल हो जाता। इसका मतलब 7 के बाद ये 2 था, उसे 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया। इसके बाद भी और नंबर लिखने होते तो हम इनमें बदलाव कर देते, हमें केवल 3 नंबर लिखना था। तो ये नंबर कैसे हैं, बस आपको चेक ये करना है, क्या ये सभी नंबर इरेशनल हैं, तो बिल्कुल इरेशनल है। और क्या ये इन दोनों के बीच में आते हैं, तो बिल्कुल बीच में ही आते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी केवल यही देखने आया है कि आपने शिवम सर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली है या नहीं ली। केवल हमें चेक करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया था उस समय आपको पता करना बताया था कि आप पहचान सकते हैं क्या कि कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। मुझे बताओ, रूट के अंदर 23 है, क्या 23 रूट से बाहर निकल सकता है क्या, नहीं, संभव ही नहीं है। 23 के आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 23 बन जाए 23, मतलब कि 23 × 1, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर जैसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या है, इरेशनल है। अच्छा, 225 क्या है, रेशनल है। यही बताना है क्या है, रेशनल है या रेशनल है। अच्छा, क्यों है, तो इसका रीज़न यही है कि आप इसके जब इस तरह से टुकड़े करेंगे, तो मैं आपको सीधे बताऊं, इसके टुकड़े जो आएंगे, हमने वहाँ कर रखा है इस √25 को कैसे करेंगे आप, तो वहाँ आएगा हमारा 3 × 3 × 5 × 5, ये इसी के फैक्टर होंगे। जब आप इस 225 के टुकड़े करेंगे तो इस तरह से उसके फैक्टर आएंगे। हमें पता है 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, 2 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। और 15 जब बाहर निकल आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पता है तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और इंट्रोडक्शन में मैंने समझा रखा है कि अगर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 225 15 का होता है, 4 अगर आ गया, 9 आ गया, 36 आ गया, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि वो बाहर निकल सकता है, हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये है, तो ये तो हमें पता ही है। इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई डैश डैश नहीं लग रहा है और ये रुक गया, इसका मतलब तो ये क्या है, रेशनल है। पॉइंट नंबर सेकंड, रेशनल नंबर को जब हमने समझा था उस समय हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो क्या होता है, रेशनल होता है। अच्छा, यहाँ पर है देखिए 7.478 आता रहेगा। इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। और इसे भी हम क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मुन्ना ना, अगर आपको ये रिपीट करता लग रहा है कि 1 0 रिपीट हो रहा है तो आपको गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले 1 0 है, केवल 1 0 है, फिर 1 0 0 है, फिर 1 0 0 0 है, फिर 1 0 0 0 0, मतलब जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। तो रिपीट कब कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये रुक भी नहीं रहे, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये कौन सा होगा, इरेशनल होगा। रेशनल तो दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, कौन सी कंडीशन में हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या ये हमें समझ में आ गया। इसी के साथ मेरे ख्याल से हमारा
हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।